स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का थिंक आईएएस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और आज यह बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हम जो आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस में जो पेपर 5 है उसके पार्ट 1 में जो इंडियन इकोनॉमी और सीजीपीएससी का जो पार्ट होता है, स्पेशली उसका जो पहला पार्ट है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। चर्चा हमारी 2-3 बिंदुओं पर रहेगी। एक तो ये कि किस तरीके से उसको पढ़ें, उसका अध्ययन करें। दूसरा ये रहेगी कि उसमें लिखने की क्या तकनीक रहे जिससे हम अच्छे मार्क्स या अच्छे नंबरों को ला सकें, क्योंकि अल्टीमेटली मुद्दा यही है कि अगर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर आप जो हैं जो डिज़ायर्ड पोस्ट चाहते हैं या जहाँ पे जाना चाहते हैं वहाँ पे जाना बड़ा ही मुश्किल और एक असंभव सा कार्य हो जाता है। दूसरा ये भी है कि जैसे हम मान के चलते हैं कि सपोज़ जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था एक तरफ, तो इसमें है इंडियन इकोनॉमी, और दूसरी तरफ डियर स्टूडेंट्स इसमें है आपके अपने स्टेट की इकोनॉमी, छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी। दोनों का ही बड़ा विशेष महत्व है। छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी इसलिए क्योंकि आप इसी राज्य से हैं और इसी राज्य की तैयारी कर रहे हैं, इसी राज्य में सेवा करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके राज्य के आर्थिक हालात क्या है। इंडियन इकोनॉमी इसलिए क्योंकि जब आप छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहे हैं तो ये 100% तो आप जानते ही हैं कि ये भारत का ही पार्ट है, इंडिया का ही पार्ट है। जब इंडिया का पार्ट है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रारूप क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरीके से काम कर रही है, उसका प्रदर्शन कैसा है, हाल के दिनों में बजट की स्थिति कैसी है, बजट अगर देर सरकार ला रही है तो किन किन क्षेत्रों पे उसका एम्फेसिस है, गवर्नमेंट ने अगर बजट बनाया है तो क्या उसमें छत्तीसगढ़ को कोई विशेष प्रावधान किया गया है, कुछ अलग से चीज़ें दी गई है या वो सब। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों ही पेपर का एक दूसरे से लिंक है, जुड़ाव है, समझे ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि इंडियन इकोनॉमी और छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी जो है एक दूसरे से सेपरेट है, अलग है। नहीं, फैक्ट्स में अलग हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज जो है बहुत सारी चीज़ें सेम मिलेंगी। जैसे मान लिया सपोज आपको जीडीपी पढ़ना होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये आपको इसके रिलेशन में भी पढ़ना होगा, ये आपको इसके रिलेशन में भी पढ़ना होगा। जैसे सपोज आपको बजट का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, बजट बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए ही, तो बजट के रिलेशन में इसको भी पढ़ना होगा, बजट के रिलेशन में इसको भी पढ़ना होगा। सपोज आपको ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ना है, मानव विकास हम जिसको बोलते हैं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट दोनों ही लेवल पे काम करेगा। एक तो ऑल इंडिया लेवल पे प्रश्न भी आया है इस पे, ठीक है ना। तो मानव विकास की क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में, मानव विकास की क्या स्थिति है भारत में। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे या विषयों को समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। हाँ, अंतर होगा केवल फैक्ट के आधार पे। जैसे मान लिया जीडीपी, तो हो सकता है छत्तीसगढ़ की जो ग्रोथ रेट है वो कुछ और हो, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट कुछ और हो। जब हम बजट का अध्ययन करेंगे तो छत्तीसगढ़ का बजट स्वाभाविक है इंडियन जो पूरा भारत है उसके बजट से बहुत छोटा होगा, और इसमें जो विशेषताएं होंगी वो बिल्कुल 100% इससे भिन्न होंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही होगा क्योंकि बजट माने बजट के ही है। इसी तरह मानव विकास को अगर लेकर के चले तो ठीक है ना ये। तो जब हम अध्ययन करने की कोशिश करेंगे तो हम ये समझेंगे साथ साथ कि दोनों जो इकोनॉमी है उनका पैटर्न किस प्रकार का। पहली बात तो ये हुई। दूसरा, जब हम इस पे आगे चलने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो हमारी चर्चा होगी इस पार्ट पर, जिसे हम बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी। यदि मैं इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो मैंने अभी हाल फिलहाल में देखे हैं जो आपके स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे गए हैं, पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब कि इंडियन इकोनॉमी का जो पार्ट आपके पेपर 5 में आ रहा है उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ से उनके बारे में हम चर्चा करें। तो जैसे देखो, एक प्रश्न उन्होंने पूछा है राजकोषीय नीति पर, फिस्कल पॉलिसी हम जिसको बोलते हैं, राजकोषीय नीति। सीधा सीधा प्रश्न है कि राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या हैं।
दूसरा उन्होंने प्रश्न पूछा है कैश रिजर्व रेशो पर, CRR, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तीसरा उन्होंने पूछा है कि भारत में जो GDP की जो दर है इसके धीमा होने की वजह क्या है, स्लो ग्रोथ रेट अगर हम देखें तो इसकी वजह क्या है। ठीक, उसके बाद फिर उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म पे क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद फिर हम देखते हैं एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है रंगराजन कमेटी पे। रंगराजन कमेटी आप सब जानते ही हैं कि भारत में जब गरीबी के लिए कमेटी बनी तेंदुलकर, तो तेंदुलकर के बाद में फिर जब उस पर कुछ जो है विरोध खड़ा हो गया, लोगों ने कहा कि उसमें जो पैमाना रखा गया है वो बहुत कम है, तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने रंगराजन कमेटी को एस्टैब्लिश किया। इस तरह कई सारे क्वेश्चंस मैंने देखे, तो क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं वो बड़े सरल नेचर के, यदि मैं उनकी प्रकृति की बात करूं तो वो बहुत सरल है, उनमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि यदि प्रश्नों से संबंधित जो कॉन्सेप्ट हैं, जो परिकल्पनाएं हैं, यदि उन पे आपकी पकड़ नहीं है तो 100% फिर ये प्रश्न आपको क्या लगेंगे, मुश्किल ही लगेंगे। जैसे मान लिया सपोज राजकोषीय नीति का उद्देश्य ही पूछा है तो आपको बड़ा मुश्किल लगेगा यदि आप नहीं जानते होंगे। तो हम देखेंगे, डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे कि है क्या, या इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे डील कर सकते हैं। वो छोटे में आए तो कैसे लिखें, बड़े में आए तो किस प्रकार से लिखें। चलिए बच्चों, उससे पहले हम अपने डिस्कशन को जब आगे बढ़ाएं तो चूंकि हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। देखो, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको जो छोटा सा इंसाइट देने की कोशिश करूंगा वो ये है कि विषय को शुरू करने से पहले हम इसको दो भागों में बांट लें, ताकि ये हमें समझ में आए कि बहुत सरल है, उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल हम इसको मान करके चलते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको डिवाइड करता हूँ दो पार्ट में। एक तरफ मैं लिखता हूँ अर्थशास्त्र टॉपिक को समझने के लिए, और दूसरी तरफ मैं लिखता हूँ अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। तो पहले मैं आपको छोटे में यही समझाता हूं कि एक्चुअली में ये अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों का मतलब क्या है, यानी इकोनॉमिक्स ये क्या है और जिसे हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमी ये क्या है। ठीक, एक पॉइंट। दूसरा, फिर सबसे पहले तो हम ये समझना कि ये क्या है, और फिर हम आएंगे जो इससे रिलेटेड कुछ अवधारणाएं हैं जिनको हमने अभी लिखा है। तो इसमें मैं आपको बहुत छोटे में जो है, जैसे सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, जिस पे प्रश्न आया है, राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी क्या है डियर स्टूडेंट। दूसरा एक प्रश्न उन्होंने पूछा हुआ है मौद्रिक नीति पे, मॉनिटरी पॉलिसी, इस पे चर्चा करेंगे, ये क्या है मौद्रिक नीति, मॉनिटरी पॉलिसी। तीसरा, फिर हम एक चर्चा करेंगे जो प्रश्न अभी आपने लिखा है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है ना। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे आप हिंदी में पढ़ते हैं सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, इस पे चर्चा करेंगे, सकल घरेलू उत्पाद। 2 दिन हम इन पे चर्चा करेंगे, आज कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे और कल कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्योंकि मेरी नेक्स्ट विजिट में हम इकोनॉमी भी प्रारंभ करने वाले हैं, तो इसीलिए मैं उससे पहले आपको थोड़ा सा जो है एक चर्चा करना चाहता हूँ, जिससे आपके दिमाग में जो भय है अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था को लेकर के वो दूर हो जाए। बात क्लियर है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम यही समझते हैं कि इकोनॉमिक्स है क्या। बहुत सरल है। सबसे पहली चर्चा हमारी इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स।
जब हम इसको पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो इसके लिए हम 3 चीज़ों की चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि शब्द के आधार पर विषय को समझना, शब्द के आधार पर, इटिमोलॉजिकली हम जिसको बोलते हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड। जो शब्द आपके सामने है, इस शब्द का मतलब क्या है। ज़्यादातर विषयों को आप पढ़ते हैं, जैसे सोशियोलॉजी में हमने समझा सोशस, लोगस, इसी तरह, ठीक है ना। दूसरा फिर हम इसको देखेंगे, इसकी परिभाषा, जो इसके फादर माने जाते हैं, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ साहब ने इसको कैसे समझाने की कोशिश की है। सेकंड आपका ए स्मिथ के अनुसार, ए स्मिथ साहब इसको कैसे समझाने की कोशिश करते हैं, अकॉर्डिंग टू द एडम स्मिथ, टू द मिस्टर ए स्मिथ। और तीसरा जो हमारा समझने का दृष्टिकोण रहेगा, वो तीसरा हमारा दृष्टिकोण रहेगा जो आधुनिक कॉन्सेप्ट है आज की तारीख में, आधुनिक अवधारणा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम इसको किस तरीके से समझ सकते हैं। तो मैं सरल शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं कि ये तीनों क्रोनोलॉजिकली एक दूसरे का एक्सपेंशन मात्र हैं। जैसे इसका विस्तार यहाँ देखने को मिलेगा और इसका जो विस्तार है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, बस केवल इतना ही अंतर है। देखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चलता हूँ, जो सबसे आधुनिक अवधारणा है आज की, कि ये क्या है। उसके बाद हम इन दोनों की तरफ आएंगे। जो समझे ना, आपको अजीब लगेगा, लेकिन जब समझेंगे तो तब आपको समझ में आएगा कि हम सबसे पहले आधुनिक अवधारणा की तरफ क्यों मूव किए, क्योंकि इसी का आज की तारीख में महत्व है, इसी के अध्ययन का। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, आधुनिक अवधारणा क्या कहती है। तो जैसे हम ये मान के चलें कि जब हम समझने की कोशिश करते, जैसे मान लिया कोई आपसे पूछे, एक उदाहरण अगर मैं लूं कि भाई इकोनॉमिक्स क्या है, तो आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले यह आता है, क्योंकि आप कुछ ऐसे शब्द पढ़ते हैं, जैसे बैंक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि शायद ये केवल बैंकिंग से रिलेटेड स्टडी है। जैसे आप इसमें डिमांड पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि शायद ये डिमांड से रिलेटेड है। आप इसमें सप्लाई पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये सप्लाई से रिलेटेड है। आप इसमें प्रोडक्शन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है। आप कंजम्पशन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये कंजम्पशन से रिलेटेड है। इस तरह के जितने भी टर्म्स आपके दिमाग में आते होंगे, तो जब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या, तो आपको लगेगा कि यह इन्हीं सभी से संबंधित है। बात समझे कि भाई ये बैंकिंग से भी संबंधित है, ये डिमांड से भी संबंधित है, सप्लाई से भी संबंधित है, प्रोडक्शन से भी संबंधित है और कंजम्पशन से भी संबंधित है। लेकिन हम पहले यह जानेंगे, इसकी मूल में जाने की कोशिश करेंगे कि यदि इकोनॉमिक्स इन सभी से संबंधित है भी, तो इन सब की आवश्यकता क्यों हमें इसमें डिमांड की आवश्यकता पड़ रही है, क्यों सप्लाई की पड़ रही है, क्यों उत्पादन की पड़ रही है, क्यों उपभोग की पड़ रही है और क्यों बैंक प्रणाली की आवश्यकता पड़ रही है। तो हम पहले यह समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, बिल्कुल नया तरीका है इसको समझने का। जैसे मैं कहूँ कि यदि कोई भी सब्जेक्ट बनाया गया, जैसे सपोज इकोनॉमिक्स भी बना, अगर मैं कह रहा हूँ कि इसकी आवश्यकता क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों, तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पहले यह समझना चाहिए कि इकोनॉमिक्स पे आने से पहले जैसे एक दो विषय के बारे में और बात करें। सपोज जैसे मान लिया आपने हिस्ट्री पढ़ा, हिस्ट्री, तो अब यदि कोई आपसे पूछे कि भाई हिस्ट्री की आवश्यकता क्यों,
तो आप समझाने की कोशिश करेंगे कि सर जितनी भी हमारी जो एंशियंट इंसिडेंट्स हैं, जो प्राचीन घटनाएं हैं या आज से पहले जो हुई हैं, उनका क्रमबद्ध अध्ययन ही करना जो है इतिहास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि इतिहास को देखा जाए तो वो समाज में जो कुछ हुआ है आज से पहले, उनको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने का अध्ययन कर रहा है। ठीक। दूसरा, यदि मैं कहूं कि जैसे सपोज आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये सब जितने भी विषय हैं, यदि मैं एक शब्द में यह पूछने की कोशिश करूं कि इन सब विषयों को इन्वेंट करने की, इजाद करने की, चाहे वो सोशोलॉजी है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस है, कोई भी तो विषय है, यदि मैं कहूं कि इन सब की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो आप सीधी एक बात कहेंगे कि सर इन सब के अध्ययन का केंद्र बिंदु अगर हम मान के चलें तो वो क्या है? ह्यूमन सिविलाइजेशन है। हिस्ट्री किसके लिए? ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। फिजिक्स किसके लिए? केमिस्ट्री किसके लिए? पॉलिटिकल साइंस किसके लिए? एनिमल किंगडम का इससे कोई रिलेशन नहीं है। इसका रिलेशन किससे है? ह्यूमन सिविलाइजेशन से है। चाहे आप मेडिकल साइंस ले लीजिए, डॉक्टरी जिसको आप बोलते हैं, अगर मेडिकल साइंस भी है तो उसका भी मेन रिलेशन किससे है? ये बात अलग है कि पशुओं का भी उसमें इलाज होता है, लेकिन मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको है? ह्यूमन सिविलाइजेशन को। तो जब हम ये देखते हैं कि सभी विषयों का जो अध्ययन का जो कोर है, जो मेन विषय वस्तु है, वो क्या है? ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो जब आपके दिमाग में ये शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये एलियन विषय है? इसका संबंध मानव सिविलाइजेशन से नहीं है। अगर मैं कहूँ बैंकिंग सिस्टम, तो किसके लिए? ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। डिमांड सप्लाई का अध्ययन किसके लिए? तो आपके लिए। प्रोडक्शन कंजम्पशन तो किसके लिए? आपके लिए। आप समझे ना मेरी बात? तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि इस विषय का भी अध्ययन हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका भी रिलेशन किससे है? ह्यूमन सिविलाइजेशन से है। तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए ये अध्ययन करने की या समझने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक्स का एक्चुअली में इम्पोर्टेंस क्या है और वो है क्या। बात क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट उस पर मूव करता हूँ। देखिए, जब हम सब्जेक्ट को पढ़ें कि इकोनॉमिक्स है क्या, तो देखो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। जैसे सपोज मैं एक सर्किल ड्रॉ करूं, यहाँ पे ये सर्किल, इस सर्किल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये इंडिकेशन है सोसाइटी। सोसाइटी को आप सिंपल टर्म में डिफाइन करते हैं, ए ग्रुप ऑफ द पीपल, ए ग्रुप ऑफ द पीपल, यानी लोगों का एक समूह, लोगों का एक समूह। यदि यह लोगों का एक समूह है जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यह स्वाभाविक है कि इसमें दो तरह के लोग आपको मिलेंगे। एक जिनको हम कह सकते हैं रिच, और दूसरा हम जिनको कह सकते हैं पुअर। लेकिन यदि हम यह समझने की कोशिश करें कि रिच और पुअर, जिनको हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है, इनका मतलब क्या है, तो कई सारे विषयों के हिसाब से इनकी अलग अलग व्याख्याएं हैं। लेकिन रिच और पुअर से मतलब होता है, यदि हम समझने की कोशिश करें, रिच जो है ये इंडिपेंडेंट क्लास है। इंडिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास का मतलब हुआ कि यह वह क्लास है जो अपने व्यय को स्वयं करने में सक्षम है। लेकिन जो गरीब वर्ग है, जो पुअर वर्ग है, ये डिपेंडेंट क्लास है। डिपेंडेंट क्लास का मतलब हुआ निर्भर क्लास है, निर्भर समाज है। यानी यह गरीब ही इसलिए कि इसकी आय इतनी कम है कि यह अपने व्यय जो हैं, जो अपने एक्सपेंडिचर हैं, उनको फुलफिल करने में कैपेबल नहीं है। तो दोनों में एक डिसिमिलरिटीज है। रिच का मतलब डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लास, और पुअर का मतलब डिपेंडेंट। एक छोटे एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लिया हम ये कहें कि जब तक हम गरीब हैं, सपोज आप क्लास में आ रहे हैं, आप पुअर हैं, तो मैं आपसे पूछूं कि कैसे आ रहे हो, तो आप कहेंगे कि सर या तो मैं पैदल चल के आ रहा हूँ,
मेरी कंडीशन थोड़ी सी और ठीक है तो मैं रिक्शा लेके आ रहा हूँ, मेरी कंडीशन थोड़ी और ठीक है तो मैं अपनी बाइक से आ रहा हूँ। लेकिन यदि मैं कहूँ कि आप धनी वर्ग से बिलोंग करते हैं और क्लास में आ रहे हैं, तो आपके आने का मीन्स बदल जाएगा तुरंत। आप कहेंगे कि मेरे पास गाड़ी है, ड्राइवर है जो मुझे यहाँ लेकर के आ रही है बाहर, वो ड्राइवर मेरी गाड़ी को लेके खड़ा है और जब तक मैं क्लास छोड़ के नहीं जाऊँगा मेरा वेट करता रहेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यानी आप उन चीज़ों से अलग हैं जिन चीज़ों पे दूसरे लोग आश्रित रहते हैं। जैसे सपोज मान लिया, यदि आपसे पूछा जाए अभी कि आप जब गरीब हैं आप कहाँ से पढ़ के आए हैं, तो आपका प्रमुख जो है वक्तव्य होगा कि सर गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़े हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, या उन जगहों पे अध्ययन किया है जहाँ पे फीस बहुत कम है, सरकार के द्वारा हमें बड़े लेवल पे कंसेशन दिया जाता है। लेकिन जैसे ही आप धनी वर्ग से बिलोंग करेंगे या धनी वर्ग में पहुँचेंगे और आपसे पूछा जाए आप कहाँ से पढ़ के आए, तो सपोज आप रायपुर से, तो आप कहेंगे कि मैं रायपुर के सबसे महंगे टॉप स्कूल या कॉलेज से पढ़ के आया हूँ। उसकी वजह यही है कि वहाँ का जो व्यय है, जो एक्सपेंडिचर है, आप उसको पूर्ण करने में या उसको फुलफिल करने में कैपेबल है। तो जब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि गरीब और अमीर दोनों में प्रमुख रूप से अंतर क्या है, तो एक निर्भर क्लास होती है और दूसरी क्या है, स्वनिर्भर क्लास होती है। यानी एक अपने व्ययों को पूरा करने में सक्षम है और दूसरा अपने व्ययों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। पहली बात। दूसरा पॉइंट समझिए, लेकिन ये जो समाज है इसकी एक बड़ी सुंदर खूबी है, विशेषता है। वो क्या है कि इस समाज में, इसको सोशियोलॉजी में हम पढ़ते हैं अपवार्ड मूवमेंट, यानी ये जो समाज है इसमें अपवार्ड मूवमेंट देखने को मिलता है। अपवार्ड मूवमेंट, अपवार्ड मूवमेंट का मतलब हुआ कि ये समाज जो गरीब है ये हमेशा गरीब नहीं रहेगा, इसमें धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है और ये गरीब वर्ग से निकल करके अमीर वर्ग की तरफ जाता रहता है। जैसे पहला एग्जाम्पल आप समझे, जब ये देश आज़ाद हुआ था, यानी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, अगर हम 1948 के आसपास का आंकड़ा देखते हैं तो उस समय हमारे देश की जो जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी, वो आप यदि पुस्तकों में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि करीब करीब 80% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रहती थी, जिसको BPL हम बोलते हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन। लेकिन यदि आज हम वर्तमान समय में देखें, जैसे सपोज हम बात करें 2011 के सेंसस की, या जो अभी हम जिक्र कर रहे थे रंगराजन समिति या दूसरा, तो आप देखेंगे कि करीब करीब इन टोटो हमारे देश की 30% के आसपास पॉपुलेशन क्या है, BPL से बिलोंग करती है। यानी इसमें गिरावट कितनी हुई, 50% तक। तो ये कैसे संभव हुआ, ये तभी संभव हुआ कि जब ये अपवार्ड मूवमेंट सोसाइटी में देखने को मिलता है कि जो जनसंख्या आज गरीब है ये हमेशा गरीब, और जैसे जैसे देश विकसित होगा, जैसे जैसे संसाधनों का मोबिलाइजेशन होगा, ट्रू लेवल पे मोबिलाइजेशन होगा, तो हम पाएंगे कि ये जो गरीबी का प्रतिशत है ये क्या है, और कम होने लगेगा या निरंतर कम होता चला जाएगा। बात क्लियर हुआ? तो इसको बोलते हैं अपवार्ड मूवमेंट, बड़ा पॉजिटिव साइन होता है ये। लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाए कि सोसाइटी में ये जो अपवार्ड मूवमेंट है, जिसको आप कह रहे हैं अपवार्ड मूवमेंट, ये स्वतः है या ये किसी चीज का परिणाम है? मतलब दो तरीके हो सकते हैं। जैसे कोई अच्छी चीज हो रही है तो वो अच्छी चीज स्पॉन्टेनियस हो रही है, स्वतः है, या उसके लिए कोई कैटालिस्टिक फोर्स रेस्पॉन्सिबल है। तो आप जवाब देंगे कि यदि ये स्वतः होती तो हो ही जाती। इसके लिए कैटालिस्टिक फोर्स जरूरी है जो आपको वहां पे लेकर के जाता है। तो जैसे मैं कहूं कि वो कैटालिस्टिक फोर्स क्या हो सकते हैं जो अपवार्ड मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, जो पुअर क्लास को अपर क्लास में लेकर के जा रहे हैं। तो आपका सबसे पहला एग्जाम्पल होगा कि सर क्वालिटी एजुकेशन। क्या आपको नहीं लगता कि क्वालिटी एजुकेशन के बिना किसी भी समाज का उत्थान संभव है? यदि आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपके लिए क्या जरूरी है? क्वालिटी। केवल एजुकेशन नहीं, क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापरक शिक्षा। गुणवत्तापरक शिक्षा ही वह माध्यम है जो आपको आगे लेकर के जा सकती है। अदरवाइज शिक्षा, फिर उसका जो पहलू है, जो व्यवसायिक पक्ष होता है, ऑक्यूपेशनल एस्पेक्ट है, वो पुअर हो जाता है यदि उसके साथ क्वालिटी टर्म नहीं जुड़ा हुआ है। तो दूसरा फिर यदि हम देखें तो दूसरा फिर आप कहेंगे एम्प्लॉयमेंट। एजुकेशन के साथ साथ क्या होना?
आपके पास एम्प्लॉयमेंट की भी अपॉर्चुनिटी, और एम्प्लॉयमेंट में भी मैं टर्म जोड़ देता हूं यही क्वालिटी, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट भी तो देखते हैं उसमें एक टर्म भी होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, जिसमें काम तो करते हैं लेकिन उस काम का फायदा ही नहीं, क्योंकि वो आपको ना तो उतना दे पाता, ना ही आप अपनी क्षमताओं को यूज कर पाते। तो यदि एम्प्लॉयमेंट भी है तो वो भी कैसा हो, क्वालिटी। तीसरा फिर यदि हम देखें तो जैसे क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटी, क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटीज, यानी जो आपकी सेवा व्यवस्था, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका भी गुणवत्तापरक होना जरूरी है। फोर्थ यदि हम देखें इंफ्रास्ट्रक्चर, देश में यदि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो भी यह देश के लिए क्या है, एक तरह का स्टिग्मा ही है जो आपको आगे बढ़ने से या देश को आगे बढ़ने से रोकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जैसे शरीर में रक्त धमनियों में बहता है, यदि धमनियां नहीं है, उनमें कोई भी ब्लॉकेज है तो आपको हेमरेज हो जाएगा। उसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्कुल सेम उन्हीं वेन्स की तरह कार्य करती है कि जो ब्लड संचार जैसे बॉडी में होता है, तो शरीर जो अर्थव्यवस्था में जो ब्लड संचार है उसी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। यदि इसमें कोई भी अवरोध है तो गड़बड़ होगी, तो यही मूवमेंट फिर ढीला हो जाएगा। तो यदि हम कहें कि अर्थव्यवस्था में हमें देखने को मिल रहा है कि ये पॉजिटिव मूवमेंट है, जो अपवार्ड मूवमेंट हो रहा है ये, लेकिन ये परिणाम है इन चारों चीजों का। तो अब हमें यह समझना है कि ये चारों चीजें प्राप्त करने के लिए हमें किसी की आवश्यकता की जरूरत है या समाज इनका स्वतः सृजन कर सकता है। तो यदि समाज इनका स्वतः सृजन कर सकता तो समाज कभी भी किसी भी सोसाइटी में या किसी भी देश में इतना पीछे नहीं रहता, क्योंकि समाज स्वतः इनका सृजन करने में या इनको जनरेट करने में कैपेबल नहीं होता है। उसको हमेशा किसी एक बाहरी एजेंसी की सहायता की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं एन एजेंसी और इंस्टीट्यूशन। तो अब यदि हम इस संस्था का जिक्र करें कि वो संस्था कौन है जो समाज को आगे लेकर के जाएगी या समाज के लिए इन चीज़ों का सृजन करेगी, तो आप सबसे पहले कहेंगे, जैसे मैं आप लोगों से पूछूं तो हो सकता है आप जवाब ना दे पाएं, लेकिन इस संस्था का नाम है जिसे हम बोलते हैं स्टेट, या आप जिसको बोलते हैं राज्य। तो राज्य ही इसके लिए उत्तरदायी है। जैसे मान लिया सपोज आपसे कहा जाए ये गरीब वर्ग ऊपर जाएगा, तो इसके लिए जितनी भी चीज़ों का, चाहे शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितनी भी तमाम चीज़ें, उनको ना तो मैं दे सकता हूं, ना ही समाज का कोई दूसरा वर्ग इनको देगा। इसके लिए कौन उत्तरदायी है? इसके लिए राज्य उत्तरदायी है कि राज्य ही इनके लिए वो कल्याणकारी निकाय है या वो कल्याणकारी संस्था है जो इनके लिए इन चीज़ों का क्या करेगा, सृजन करेगा। अदरवाइज ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि ये आगे पहुंच जाए। लेकिन समस्या क्या आती है तो क्या राज्य को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है इन सब चीजों को पैदा करने के लिए या इन सब चीजों को देने के लिए? तो आप कहेंगे कि यस सर, राज्य के सामने सबसे पहली समस्या है कि राज्य के पास क्या होना चाहिए, रिसोर्सेज। यदि संसाधन नहीं होंगे, संसाधन होंगे लेकिन उसके साथ में ये देखना पड़ेगा कि पर्याप्त हैं या नहीं। यदि संसाधन है, पर्याप्त हैं, तो फिर वही पंगा होगा कि जो विकास की गति है, जिसको अपवार्ड मोमेंटम बोल रहे हैं, बहुत धीमा हो जाएगा। और यदि संसाधन है परंतु सही नीतियां नहीं हैं, उनका मोबिलाइजेशन सही नहीं है, तब भी ये संभव नहीं होगा कि इन संसाधनों को से जो वंचित वर्ग है उसको पूरा लाभ मिल सके। तो राज्य के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी संसाधन। संसाधन एक तो इनकी उपलब्धता, अवेलेबिलिटी, और दूसरा इनका प्रयोग। यदि उपलब्धता कम है तो भी गड़बड़ है, और यदि प्रयोग सही से नहीं हो रहा है तो भी गड़बड़ है। बात क्लियर हुई? तो अब हम ये देखते हैं कि यानी हम दो निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि यदि समाज आगे जाएगा, समाज को आगे पहुंचना है, तो उसको आगे पहुंचने के लिए सबसे पहली जरूरत है कि ये जो हमने 4 बिंदु लिखे हैं, इनको मैं मान लेता हूं, इनको हम एक नाम ले लेते हैं कि ये हैं समाज की आवश्यकताएं। समाज की आवश्यकताएं, या जिनको हम कह सकते हैं डिमांड्स
ऑफ द सोसाइटी। तो समाज को आगे बढ़ने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता है, और दूसरी तरफ हम कह लेते हैं राज्य को इन चीज़ों को देने के लिए ज़रूरत है किसकी? रिसोर्सेज की। तो यानी दो चीज़ों में आकर के द्वंद्व क्रिएट होगा। एक तरफ हम लें जिनको हम कह रहे हैं संसाधन, और दूसरी तरफ हम जिनको कह रहे हैं समाज की मांग या समाज की मांगे, डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी एंड रिसोर्सेज अवेलेबल विद द स्टेट। अब इन दोनों की नेचर है। सबसे पहले नेचर संसाधन की क्या है कि संसाधन हमेशा कैसे होते हैं? जिनको हम बोलते हैं सीमित। अरे यार, संसाधन जो हैं प्रकृति में हमेशा सीमित हैं। नेचर ने आपको जो भी कुछ दिया है वो लिमिटेड मैनर में ही दिया है। परंतु दूसरी समस्या क्या है कि जो डिमांड्स हैं सोसाइटी की, जो मांगे हैं, डिमांड्स आपकी अनलिमिटेड हैं, जिनको हम बोलते हैं असीमित। तो सबसे पहला तो द्वंद्व यही क्रिएट होगा, जो डायलेक्ट होगा मेन, कि किस प्रकार सीमित संसाधनों से असीमित मांगों को पूरा किया जाए। दूसरा यदि हम देखें सेकंड, दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जो संसाधन है इनका ऑल्टरनेटिव यूज भी होता है। ऑल्टरनेटिव यूजेस, ऑल्टरनेटिव यूजेस से तात्पर्य हुआ कि एक ही संसाधन को कई प्रकार से प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे सपोज मान लिया मेरे पास ये मार्कर है, मैं लिखने का काम कर सकता हूँ, मैं कलरिंग के लिए यूज़ कर सकता हूँ, मैं आपकी शर्ट खराब करने के लिए काम कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। लेकिन जो मांगे हैं, मांगों के साथ भी सबसे बड़ी समस्या क्या, मांगों के साथ भी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मांग असीमित होने के साथ साथ ये कभी भी खत्म नहीं होती, और एक मांग पूरी है तो आप दूसरी मांग लेकर के क्या है तैयार हो जाते हैं। पूरी तो दूसरी मांग के साथ तैयार, दूसरी मांग रेडी। इफ वन डिमांड इज फुलफिल्ड यू पीपल आर रेडी विद दी अनदर डिमांड। और इसके साथ साथ ये वर्ग टू वर्ग भी डिफर करती हैं, वर्ग टू वर्ग डिफर करती हैं, यानी एक वर्ग की मांग अलग हो सकती है, दूसरे वर्ग की मांग अलग हो सकती है। समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लें। जैसे सपोज आपके पास ये एक आयरन का टुकड़ा है, जिसको हम मान लेते हैं कि आयरन 200 kg। समाज में दो वर्ग हैं, एक सोसाइटी जो रिच, और दूसरी सोसाइटी जिसको हम मान लेते हैं पुअर। अब प्रॉब्लम क्या है कि यदि हम कहें कि इस आयरन के टुकड़े को, जिसको हमने रिसोर्स के रूप में यूज किया है, रिसोर्सेज संसाधन के रूप में, तो इस संसाधन को प्रयोग करना है, तो रिच सेक्शन और पुअर सेक्शन दोनों की मांग अलग अलग होंगी। और सपोज हम मानते हैं कि हमने डिसाइड किया कि इस आयरन के टुकड़े का प्रयोग हम करें फॉर दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिस्ट वॉचेस, कलाई घड़ियां, रिस्ट वॉचेस। अब हमें रिस्ट वॉचेस बनानी है तो पंगा है। तो यदि हम यह समझने की कोशिश करें कि रिच जो समुदाय है वो कहेगा कि उसको भी घड़ी चाहिए, तो उसकी घड़ी की डिमांड होगी, जैसे टैग ह्यूअर, जैसे रोलेक्स, जैसे राडो, इस तरह की जो घड़ियां हैं, जो बहुत महंगी क्वालिटी वाली घड़ियां हैं, उसकी मांग होगी कि इन चीज़ों का, ये जो सोने का लोहे का टुकड़ा है, इसका प्रयोग इसके लिए किया जाए। लेकिन क्या समाज का सभी वर्ग रोलेक्स, टैग ह्यूअर या राडो खरीद सकता है? तो आपका रिप्लाई होगा नहीं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि पुअर की जो डिमांड होगी घड़ियों की, वो जैसे सोनाटा, टाटा, फराटा है, इस तरह की घड़ियां वो खरीदने की कोशिश करेगा, जिन घड़ियों का प्राइस मैक्सिमम मैं मान लेता हूं 5000। क्योंकि हमारे साथ समस्या क्या है कि यदि 5000 से ऊपर महंगी कोई घड़ी है तो हम उसे प्रशंसा तो बहुत करेंगे लेकिन खरीदेंगे नहीं, क्योंकि वो हमारी जेब अलाउ उसको नहीं करती है। तो अब इस
सिचुएशन में तीसरी प्रॉब्लम कहाँ होगी कि जो प्रोड्यूसर वर्ग है, प्रोड्यूसर यह जानता है कि एक घड़ी को बनाने में मैक्सिमम 100 ग्राम आयरन का यूज होगा। तो यदि ये 100 ग्राम आयरन वो यूज करता है रोलेक्स और राडो के प्रोडक्शन में, तो 2 लाख रुपए कमाएगा 100 ग्राम लोहे से। और यदि इस 100 ग्राम लोहे से वो सोनाटा, टाटा, फराटा इस तरह की घड़ियां बनाता है तो कितना कमाएगा? मैक्सिमम 5000। तो वो लॉस में रहेगा। तो यानी अगर पुअर क्लास के लिए रिसोर्सेज का यूज किया जाएगा तो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन तेजी से होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा संख्या में है और उनके लिए जो प्रोडक्ट है वो चीपर बनाने पड़ेंगे। इकोनॉमी में उतना प्रॉफिट जनरेट नहीं हो पाएगा जितना प्रॉफिट हमें यहाँ से। अब जब इस तरह की प्रॉब्लम आएगी कि वे संसाधन है, सोसाइटी को आगे लेके जाना है, सीमित संसाधन है, उनका प्रयोग कैसे हो, तो इस तरह के तमाम प्रश्न हमारे सामने आकर के खड़े हो जाएंगे। तो जब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि आधुनिक परिभाषा क्या है, तो आधुनिक परिभाषा अर्थशास्त्र की इन्हीं चीजों को समन्वय करने की कोशिश करती है कि प्रकृति ने जो सीमित संसाधन हमें दिए हैं उनका किस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि हमारी जो असीमित और अलग अलग मांगे हैं वो भी पूरी हो जाए, उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था की या लोगों की या समाज की जो अन्य आवश्यकताएं हैं जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है वो भी क्या हो, पूरी हो जाएं। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जब हम इस विषय को समझने की कोशिश करते तो इसका रिलेशन भी किसी अन्य ग्रह से या अन्य प्लेनेट से नहीं है, इसका रिलेशन भी सीधा किससे है? समाज से ही है। चलिए तो आज हम डिस्कशन को यहीं विराम देते हैं, बाकी की सीरीज कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।